है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आदाब नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तहसन रिज़वी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं चंद अशार से कि अभी रेंग कर ही चलना सीखा है मैंने, रफ्तार का आना अभी बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा जहान बाकी है। हमारे ताबीर भी हमारी। बिना शौहर के अपनी जिंदगी कोई कैसे गुजारता है, उसकी जीती जागती मिसाल शन्नो बेगम हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। 3 बच्चों की माँ शन्नो ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। शौहर के इंतकाल के बाद एक घरेलू खातून कैसे एक कमर्शियल ड्राइवर बनी, ये वाकई काबिले गौर है। कई टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी शन्नो आमिर खान के साथ उनके प्रोग्राम सत्यमेव जयते का हिस्सा भी बन चुकी हैं। सुबह अपने घर काम करने के बाद शन्नो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती हैं। शन्नो का दर्द और उनकी जिंदगी के बेशकीमती पहलुओं पर रोशनी डालते उनके बच्चे, रिश्तेदार और पड़ोसी भी संजीदा हो जाते हैं। आज शन्नो न सिर्फ अपने बच्चों की रोल मॉडल हैं, बल्कि इस दौर में कई बच्चियों की आइडियल साबित हुई हैं। नाज़रीन, आज डीडी उर्दू की टीम पहुंच चुकी है शन्नो बेगम, जो कि दिल्ली की पहली खातून कमर्शियल ड्राइवर है बाजाब्ता, और इन्होंने कई प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इनको कई प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, जैसे आमिर खान का वो सत्यमेव जयते में भी आई थी, और कई अखबार और कई टेलीविज़न में इनका इंटरव्यू आ चुका है। तो नाज़रीन, आज हम उनके घर पे पहुँचे हैं, उनके पड़ोसी से, उनके औलाद से, उनके बच्चों से बात करने के लिए कि कैसा महसूस करते हैं आप। नहीं, ऐसा तो हमें फ़ील नहीं हुआ कि कभी हमें ताने मिले हों या फिर कुछ, बस मम्मी का वर्क है वो हमें करके खिला रही हैं बस। समाज का नज़रिया कैसा रहा? अब उनका नज़रिया हमें नहीं पता, हमारा ठीक था और मम्मी ने हमारे लिए करा है तो वो सेक्रीफाइस कहलाएगा। हमें बस प्राउड फील होता है, मम्मी ने इतने स्ट्रगल के बाद हमें पाला है, हमारी पूरी पढ़ाई करवाई है और अभी भी करवा रही हैं आगे। और जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BBA, और उसके बावजूद मम्मी अभी तक काम कर रही हैं और मुझे भी अपने पैरों पे स्टैंड होना है। मम्मी को मैं जितना हो सके उतना आराम देना चाहता हूँ और अभी अपने पैरों पे भी स्टैंड होना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, अभी मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है, बस आफ्टर ग्रेजुएशन हो जाऊंगा और मम्मी को वो सब देना चाहता हूँ जो वो डिज़र्व करती हैं, जो हमें उन्होंने दिया इन रिटर्न। जहाँ तक मैंने इनको देखा है, कभी चैन से बैठ कर नहीं देखा इनको। हमेशा हार्ड वर्किंग हो, इतनी सख्त मेहनत, आंधी हो, तूफ़ान हो, रात हो, दिन हो, कभी इन्होंने पूछ मुड़ के नहीं देखा कि भाई मौसम क्या है, मैं रास्ते में चल रही हूँ, मेरे को लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कभी अपनी कामयाबी को और अपने बच्चों को आगे रखा, अपने बच्चों का फ्यूचर के मेरे कैसे बच्चे मेरे जो कामयाब हो जाएं, ताकि मैं भी किसी को ऐसी राह पे चलते हुए और 2-4 आदमी लड़कियों को सिखाऊं, किसी को ऐसी काबिल बनाऊं कि मैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह शाम, कुछ नहीं। मौसम का भी कोई ख्याल नहीं है कि भाई तूफ़ान हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी है, कोई मतलब नहीं। किसी अपने काम से चलते जाना है अपने काम पे। अपनी ड्यूटी को उन्होंने पूरा अंजाम दिया और इतनी सख्त मेहनत के बावजूद मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला भाई इनको कामयाब करे, इनके बच्चों को भी कामयाब करे। और मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ये सिलसिला जो है ख़त्म ना करें, आगे बढ़ता रहे सिलसिला, ताकि और लड़कियाँ भी इसी काबिल बने, समाज में अपने को सर उठाने लायक बनाएं अपने आप को, ताकि मैंने हम लड़कों से पीछे नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि ये ऐसी लड़कियाँ, ऐसी औरतें अल्लाह ताला खूब पैदा करे, क्योंकि ये जो है एक मिसाल है अपने आप में।
हर तरह का आदमी मिलता है रोड पे चलते हुए आपको, कोई कमेंट पास करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अपने काम से लगे रहना है, अपने काम में लगे रहना है ताकि हम आगे बढ़े। हमारे बच्चों को क्या होगा हमारे बाद, हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी कुछ करना है वो हमें ही करना है। तो मैं तो इनको ऐसा ये बोलता हूँ कि ये बिल्कुल फौलादी महिला है, जिसको बोलते हैं आयरन लेडी, और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। जी, आप शन्नो बेगम के पड़ोसी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप शन्नो बेगम को कब से जानते हैं और कैसा महसूस होता है जब एक महिला सड़क पर निकलती हैं कमर्शियल गाड़ी लेके, और वो समाज में क्या उसका रिएक्शन होता है? इनकी पूरी फैमिली को तो लगभग हम 30 साल से करीब से जानते हैं, और ज़्यादा उनको हम 15 साल के से लगभग से जानते हैं, क्योंकि जिस टाइम उनके हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद इनको घर समाज से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और एक समय ऐसा भी आया कि ये लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। और हमारी शॉप थी, शॉप उस पर ये सामान ले जाते थे, तो हमें एक बार ऐसा ही महसूस होता था कि ये शायद पैसा नहीं भर पाएंगे, पर ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई। लोगों के घरों में भी काम किया और दुकान, यहाँ तक कि दुकान लेकर भी किराए पे काम किया। उसके बाद इन्होंने गाड़ी का वो ये चलाने लगी, तो हमें बड़ी खुशी हुई, और इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भी इनसे ही गाड़ी सिखवाई है। और अब हमें आज के समाज में इतना अच्छा लगता है कि ये अपने खुद पैरों पर खड़ी हुई हैं, और इसीलिए मैंने अपनी बेटी को भी कि खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मेरी बेटी MA कर रही है और वो इनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी। एक इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं ये सीख रही हूँ कि लाइफ में अगर मेरी पढ़ाई भी MA कर रही हूँ, मैं अगर इन फ्यूचर में MA में कुछ जॉब वगैरह नहीं कर पाती तो मैं एज ए ड्राइविंग में भी कर सकती हूँ। इसलिए मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ मैम से, क्योंकि बिकॉज वो बहुत इंडिपेंडेंट है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। एक इंस्पिरेशन है कि हाँ भाई, अगर ये नहीं कर पाई अपनी स्टडी के बाद तो मैं ये कर सकती हूँ, एज ए कैब ड्राइवर वगैरह कुछ ड्राइविंग कर सकती हूँ, कहीं भी अच्छी फ्यूचर बना सकती हूँ उसमें भी। हमारे ताबीर भी हमारी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी एक ख़वातीन के लिए एक प्रोग्राम है, जो कि बेहद संजीदा प्रोग्राम है दूरदर्शन उर्दू का, जो ज़िंदगी में कामयाबी के फ़लसफ़े को अलग अलग नज़रिए से देखता है और दिखाता है, और जो ख्वाब देखने और ख्वाब की ताबीर तलाशने के जज्बे की पैरवी करता है। ये एक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, जिसमें हम किसी के ख्वाब का ज़िक्र करते हैं और उसकी ताबीर को पूरा हुआ पाते हैं या देखते हैं। आज के इस एपिसोड में, इस शो में, जो शख्सियत, जो बेमिसाल शख्सियत हमारे मेहमान है, जिसकी मिसाल हम लेकर आए हैं, वो एक कमर्शियल टैक्सी ड्राइवर हैं। उनका नाम है शन्नो बेगम, और ज़िंदगी के कई जद्दोजहद से, ज़िंदगी की कई परेशानियों से जूझते हुए, थपेड़ों को पार करते हुए उन्होंने ये मकाम हासिल किया है कि आज हमें लगा कि उनको लेकर स्टूडियो में आना चाहिए। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं मोहतरमा शन्नो बेगम। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि एक हाउसवाइफ कैसे इस टैक्सी ड्राइविंग के पेशे में आई? कभी कभी खुदा जो है पहले से ही तय किए होती है ज़िंदगी की राहें, तो उसके मुताबिक जो हमारे शौहर थे वो ट्रेनर थे। अच्छा। गाड़ी चलाना सिखाते थे, पर उस वक़्त में घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियों से उनसे गाड़ी मैंने चलाना नहीं सीखी, लेकिन उनका ख्वाब था कि मैं गाड़ी चलाना सीखूं और नए लड़कियों को या लेडीज़ों को मैं ट्रेनिंग दूं। अच्छा। उसके बाद तो सिलसिले ऐसे बने नहीं कि मैं उनसे सीखती या करती, अपने बच्चों में ज़्यादा मशरूफ़ थी उस टाइम। फिर जब शौहर बीमार हुए, उसके बाद वो नहीं रहे, तो एक आज़ाद फाउंडेशन की संस्था है जिसमें मुझे मौका मिला। मौका भी ऐसा था कि बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। अच्छा। क्योंकि शौहर नहीं है, कमाने वाली मैं थी और मेरे बच्चे उस वक्त। मुश्किलात का सामना, समाज और हालात दोनों ही सामने थे। जी। तो किस तरह सामना किया आपने, किस तरह से आगे बढ़ी आप?
वही बच्चों की सपोर्ट बहुत बड़ी रही है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत छोटे होकर ना मेरे लिए वो बहुत बड़े बड़े बन के रहे। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करते हुए फिर जब सीखी गाड़ी चलाने के लिए, तो हर तरह का कहते हैं समाज का जो आता है रोल, समाज ने तो बहुत कहते हैं कि नहीं करना, ये मर्दों वाला काम है। अच्छा, आप कोई ऐसा काम क्यों नहीं करती हैं कि जिससे औरत लगूं। अच्छा, अच्छा, मतलब गाड़ी चलाने से मैं मर्द बन जाती हूँ, अच्छा, जैसा सोचना है, जैसा लोगों- सोचना हाँ, है। सोचते हैं। तो बस एक ही सिलसिला था, क्योंकि मुझे सीखना है। मैंने लोगों की आपके अंदर, हाँ, आपके हाँ। अंदर ये मुझे सीखना है और मुझे करना है, बस यही एक सवाल था। दुनिया क्या कह रही है वो मेरे सर के ऊपर से जाता था। तो कब कितने वक्त हुआ, कब इस पेशे में आई आप? मैं 2008 में ये ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अच्छा, तो हम 9 लड़कियों ने ज्वाइन किया था और 9 लड़कियों में से हम 3 लड़की ड्राइवर बने। अच्छा, हालातों ने उनको भी जो नहीं कर पाई शायद, उनको समाजों के धक्कों ने पीछे कर दिया, लेकिन हम 3 लड़कियां थीं जो बने पहले ड्राइवर आज़ाद फाउंडेशन से। पहले का सबसे पहला कमर्शियल जो लाइसेंस था इत्तेफाक से वो मेरा हुआ। अच्छा, क्योंकि मेरी ना ही तो उम्र कम थी और ना ही मेरी मतलब आईडी प्रूफ। उन दोनों बच्चों किस उम्र में आपने ड्राइविंग शुरू की? मेरे ख्याल से मैं थी उस टाइम पर 32 साल की। अच्छा, उस टाइम पे 32 साल की होंगी। मतलब इतनी उम्र गुजार के, फैमिली बना के, बच्चों को पाल पोस के, जी, उनको बड़ा करके, फिर आप में ये चीज़ आई कि ये काम करना चाहिए। ये बहुत ही नहीं, बच्चे तो काबिल उस टाइम पे सताइश भी है। छोटे ही थे। जी जी, वो तो ये बहुत दुश्वार होता होगा आपके लिए, एक हाँ, तरफ घर क्योंकि देखना और ये कि काम देखना। वही मैंने कहा ना पहले भी कि मेरे बच्चों का बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी को संभालने का रहा है। बच्चियों ने दोनों ने घर संभाला था और कह सकती हूँ कि मैंने बच्चे को कम टाइम दे पाई, छोटे वाले को। अच्छा, ऐसा भी सुना गया है कि आप कि बैच में दिक्कत आई, फिर आपने 10th किया, वो क्या बात जी थी? जी जी, जब मैं टैक्सी वो मतलब पहले प्राइवेट बनता है हमारा लाइसेंस। अच्छा, फिर 1 साल के गैप के बाद हमारा कमर्शियल ड्राइव लाइसेंस होता है। तो कमर्शियल लाइसेंस तो हो गया था, 1 साल के बाद हमें इसके बैच के लिए अप्लाई करना था। तो बैच के बीच में मेरी पढ़ाई का इशू आया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, 10वीं पास मैक्सिमम होना चाहिए। अब वो एक बड़ी दिक्कत लगी मुझे, लेकिन फिर मैंने पढ़ाई की। 2 साल लगे मुझे 10वीं पास करने में, लेकिन मैंने इस फील्ड को कामयाब करने के लिए मैंने 10वीं पास की, तब मेरा बैच बना। अच्छा, तब आपका बैच बना? जी, 2014 में मैंने जैसे ही पास किया था वैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया था, तो 3 महीने में मेरा बैच बनकर आ गया था। तो नाज़रीन, अब एक थोड़ा मुखातिब होता हूँ मैं आपकी तरफ के शन्नो बेगम ने एक तो कि सारा कुछ करने के बाद जब इनके सामने चैलेंजेस आए, इनके सामने जब चुनौतियाँ आईं, तो इन्होंने ख़ुद को उभारा, ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत से काम लिया और 10th का एग्ज़ाम बैच के लिए उसकी ज़रूरत थी, वो उन्होंने इतने बाद में जाके दिया और ये पूरी कोशिश से और एक जज्बे के साथ ये काम अंजाम पाया। अब फिर से मुखातिब होता हूँ आपकी तरफ के, ठीक है, आपने क्या कहते हैं, लाइसेंस हो गया, आपका बैच हो गया, आप टैक्सी चलाने लगी। समाज का क्या रिएक्शन था आप जब सड़क पे टैक्सी लेके निकलते थे? तो हम जब बाहर सड़कों पे होते हैं ना, तो हमें लोगों के साथ ही खड़ा होना पड़ता है, लोगों की सपोर्ट के साथ ही हम लोग रह सकते हैं। अगर उनसे बैर बांधेंगे तो नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नज़रिए की बात कह देते हैं, तो बहुत सारे होते हैं नेटी की बातें ज़्यादा करते हैं। अब आप लड़कियां आ रही हैं टैक्सी में, तो जो ड्राइवर लोगों की सेंस है वो ऐसे बोला करते थे, अरे अब तो लड़की भी ड्राइवर आ रही हैं, तो अब हम घर में क्या रोटियां बेलेंगे। तो उस वक्त मैंने उनको जवाब देना शुरू किया कि बहुत सालों से औरतों ने रोटियां बेली हैं, अब आप बेल लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरुआत में जब आप टैक्सी नहीं चलाती थीं तो उस वक्त या जब चलाने शुरू किया आपने, तो आपको लगा कि ये काम दुश्वार है, आप कर लेंगी या कर पाएंगी, कैसे करेंगी? जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सीलेटर पे पैर दिया था,
पैर रखा था तो मुझे गाड़ी कंट्रोल करनी नहीं आ रही थी। अच्छा। और उसी बीच में एक मतलब कह सकते हैं कि हमने गाड़ी सीखी थी और प्रैक्टिस की कमी थी। तो जब हमारी मैडम को समझ में भी आया कि नहीं, लड़कियों को कंटिन्यू प्रैक्टिस देना ज़रूरी है, तभी लड़कियां सफ़र कर पाएंगी। तो हमने फिर ज़्यादातर प्रैक्टिस बढ़ाई अपनी, हमारी सपोर्ट, ट्रेनिंग आपकी ज़्यादा हुई। जी। तो फिर हम ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर घर में ना रह के हम लोग टैक्सी चलाने में ही रहते, गाड़ी चलाने पे फोकस करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे कि क्लाइंटों को उठाने लगे तो फिर वो गाड़ी कंट्रोल करने, तो हमें थोड़ा जल्दी हो गया था क्योंकि हमारा ध्यान सारा उसमें रहता था। जब गाड़ी कंट्रोल करते करते जब हम अपने ऊपर भरोसा हो गया, तब उस बीच में हमें एक चीज़ नज़र आई कि हम अंधे थे। अच्छा। हम अंधे थे कि हमें ये तक नहीं पता कि रोड पे कितने साइन हैं। जब ड्राइवर बने, जब हमने ड्राइविंग की पढ़ाई की है, तो क्योंकि हम मारुति सुजुकी में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि हम चश्मा लगा के चल रहे थे, जो हमें इतने साइन नहीं दिखते थे। क्योंकि जब हम घरों से बाहर निकलना जब हमने सीखा, तब हमें पता चला कि सूरज यहाँ से निकला है। तो क्या आप ऐसा मानती हैं कि जो लोग, जो ख़वातीन घर के अंदर हैं, जाके हिचकती हैं आगे बढ़ने से, बाहर निकलने से, ये चीज़ें उनको रोकती हैं? अगर वो बाहर निकलें तो दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत कुछ कर सकती हैं जी, क्योंकि शुरू में हमें भी लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुश अपने आप को ही करना पड़ता है। अच्छा जी। कोई आपको नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से नहीं निकालेंगे कि हमें कुछ करना है, और जब तक ये चीज़ अपने अंदर नहीं डालते तो तब तक आपको, और जब बाहर निकल जाते ना, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि रात की नाइट की ड्यूटियाँ मैंने सबसे ज़्यादा की हैं। वाह। और मुझे कोई भी, आज तक अल्लाह का शुक्र है, 2 लोगों से प्रॉब्लम आई है, लेकिन उनको हैंडल, क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस से सेल्फ डिफेंस और लॉजिक सीखे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, तो बात कॉम्बिनेशन भी सीखा है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं वैसे ड्राइवर बनती तो शायद मेरा लहजा, मेरा तरीका वो नहीं होता। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हाँ जी, बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो घर जैसी सहूलियत रहती है। जब हम बाहर आते हैं तो बाहर की सहूलियत अलग होती है, तो उसको ऊपर नीचे का बैलेंस करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्या फ़र्क दिखता है आपको एक औरत का काम करने का, वो और उससे जो समाज जहाँ वो जा रहे हैं, और एक मर्द के काम, फ़र्क है कहीं, क्या है? बिल्कुल फ़र्क है जनाब। औरत जो है ना, कहते हैं ना कि बहुत पावर बनाया अल्लाह ने उनको, और वो घर और बाहर दोनों को मैनेज करके चलती है। मैं बुराई नहीं कर रही लोगों की या आदमियों की, मैं उनके अगेन नहीं हूँ, बस ये है कि औरत पे डिपेंड ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर के देखा है, बाहर जब आदमी ऑफिस से जाते हैं तो घर में जाके वो रिलैक्स होकर कॉफ़ी चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन औरत फिर भी घर में जाकर अपना खाना भी बनाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। फ़र्क यही है कि समाज के नज़रिए का थोड़ा सा फ़र्क आता ज़रूर है। और समाज में ये है कि औरत को आगे बढ़ने के लिए, शायद मैं कह भी नहीं सकती इस तरीके से, लेकिन बढ़ना चाहिए, किसी के कहने सुनने से पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये बात यहाँ तक आई। अब थोड़ा वापस पहले के इसमें चलते हैं। क्या हालात थे, क्या दुश्वारियाँ थीं, क्या मसाइल थे आपके सामने कि आप घर के काम से पेशे में आना पड़ा आपको, या आप आईं? मेरे शौहर पहले से ही बीमार थे, काम तो मैं उनके सामने से कर रही थी, पेशेंट केयर का कर रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शौहर गुजर जाते हैं तो इद्दत का होता है, तो 4 महीने 10 दिन के हमने इद्दत के बाद अपने मायके गए, क्योंकि माँ बाप लेकर जाते हैं। वहाँ से जब मैं वापस आई 2 दिन बाद, तो मेरे सवालों का जो रुझान चल रहा था, जिम्मेदारियां बहुत आपके सामने आसपास आ गईं, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचने पे बहुत मजबूर हुई थी उस टाइम पे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ऐसे भी हाथ ना फैलाना पड़े, और मैं अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई से लेके मैं सब कुछ अच्छे से करने लगूं। उस वक्त मसला यही था कि मगर मैं नौकरी के लिए दोबारा जाती हूँ, क्योंकि 4 महीने से मैं नौकरी नहीं कर रही थी। अगर मैं नौकरी के लिए जाती हूँ तो फिर मेरा नौकरी का पैसा उधार में जाएगा, आते ही वो उधार में जाएगा। तो मेरे सवालों से यही आया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे रोज़ाना की आमदनी आए और मेरे बच्चों को कवर करने लगे। तो मैंने वहाँ पर सब्जी की दुकान लगाई। अच्छा।
सब्जी की दुकान में पर मैंने देखा कि 15-20 दिन हुए, लेकिन मेरे बच्चे सोते रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे हम पे मोबाइल भी नहीं था, घर में भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। हालात इतने बद से बदतर थे मेरे। उन दिनों पे मैं देखा कि बच्चे मेरे आते हैं, क्योंकि मैं सुबह ही 4 बजे चली जाती थी मंडी में और आती थी 8-9 बजे, तो बच्चे सो रहे होते थे। अच्छा। इत्तेफाक से वो जब छुट्टियां चल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग एकदम घूमा कि जब बच्चे स्कूल खुलेंगे तो ये स्कूल कैसे जाएंगे, ये तो सोते रहेंगे, कौन इनको उठाएगा, कौन इनको। फिर मैंने वो बदलते बदलते एक छोटा सा ढाबा टाइप का मैंने किया, वहाँ मैं खाना बनाती थी, चाय पानी सब मैंने रखा। तो उन दिनों में मेरे बच्चे मुझे बहुत, ये वो वक्त था जब काफ़ी दुश्वार थी ज़िंदगी आपकी। बिल्कुल। और आप मुसलसल लड़ रही थीं लगातार जी। और एक अच्छी बात ये कि अगर जहन बेदार हो और आप फ़िक्रमंद हो इस बात को लेके कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जी। इसको सुधारना है, इसको सुधारना है, तो उससे आप सबक लेके और मेहनत और कोशिश करते हैं। जी जी। वो ढाबा अच्छा वाला इम्प्रूव हो गया था, पैसा काफ़ी मैं अच्छे से कमाने लगी थी। लेकिन दूसरी तरह से वो एक्सीडेंट क्या हुआ कि मेरी छोटी बेटी फेल हो गई। अच्छा। 7 क्लास थी उनकी, तो मुझे और मेरे भाई ने मुझे बोला कि तुम्हारी इसके चक्कर में देखो बच्चों का क्या हाल हो रहा है, तो मैं पढ़ाई भी नहीं दे पा रही हूँ अपने बच्चों को। मैंने वो ढाबा उसी दिन बंद किया, जॉब स्टार्ट कर दी, बच्चों की रूटीन बना ली। तो वो जॉब में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पेमेंट मिलती है, तनख्वाह अच्छी मिलती थी उसमें। पेशेंट केयर में मैं काम कर रही थी। इत्तेफाक से फिर ये आज़ाद फाउंडेशन के ही पैम्पलेट मेरी बेटी के जो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसका नाम रेनू था, उन्होंने दिया कि आपकी मम्मी तेज़ हैं और आपकी मम्मी ये कर सकती हैं। जी जी। शायद दोनों को लगता था, क्योंकि वो हमारे थोड़े से पड़ोस जानकार भी थे। तो उस बच्ची को, वो 12 क्लास में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा। जो लड़की मेरी बच्ची को ट्यूशन देती थी। अच्छा, वो खुद भी स्टूडेंट थी। हाँ जी, लेकिन उन्होंने पता नहीं, खुदा उनके मुंह से बोलता है आप अपनी मम्मी को दो और आपकी मम्मी ये कर सकती हैं। जब वो पैम्पलेट लाइन तो मेरी बड़ी बेटी ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था 6 महीने की ट्रेनिंग। तो मैंने कहा 6 महीने कौन कहाँ से कैसे देगा, हम सलाह कर रहे थे आपस में। कैसे चलेगा। हाँ, तो सारा दिमाग यही था, सीखना तो है, ये काम का मौका मिला है। क्योंकि एक इसमें जुड़ चुकी थी एक कुदरती वाली बात कि मेरे शौहर की तमन्ना थी कि मैं गाड़ी चलाना लोगों को सिखाऊं। अच्छा। तो वहीं उनका ख्वाब, मैंने कहा अगर मैं सीख जाती हूँ तो रब्बुल आलमीन मुझे वहाँ का रास्ता साफ़ करेगा, मैं वो चीज़ पे आ सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कि मैं 6 महीने कैसे करूँगी। उस वक़्त मैंने अपनी बहन से 10,000 रुपये लिए, हिसाब बनाया, 2,000 रुपये फ़ीस भरी हमने एडमिशन की, बाकी के जो थे 2-3 महीने चले वो 8,000, क्योंकि हम बहुत स्लो करके चल रहे थे। लेकिन 3 महीने 4 महीने में वो पैसे फिनिश, ज़्यादा चले ही नहीं। फिर मैंने नाइट ड्यूटी करके और ट्रेनिंग में सुबह ऑफिस जाती थी, तो नाइट में जगने के बाद ज़रा बहुत हिम्मत दिखाई आपने। हाँ। ऐसे वक्त में जबकि लोग टूट जाते हैं, बहुत से लोग टूट जाते हैं, आपने पूरी हिम्मत दिखाई और बहुत ही होशमंदी से, बड़े सलीके से आपने सारी चीज़ों को सॉर्ट किया। जी। सबसे बड़ी जो मुसीबत आके खड़ी होती है, वहाँ यहाँ एक और खड़ी होती है हमारे आगे कि टैक्सी ड्राइवर में लेडीज़ को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अच्छा। मतलब जहाँ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हम गुजारिश करते थे कि आप हमें नौकरी दीजिए, हम आपका टैक्सी चलाएंगे या ड्राइवर बन रहे हैं तो आपकी ड्राइवरिंग करेंगे, तो उन दिनों में ना लोगों को बिलीव नहीं होता था कि औरत भी चला सकती है। जी। और बहुत मुश्किल से 1-2 लोगों ने, क्योंकि जब तक हम दिखेंगे नहीं तो शायद लोग हमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो किसी ने कैसे ना कैसे कहीं करें। फिर मेरी सबसे पहली 9 महीने में जॉब लगी थी। सबसे पहली जॉब लगी थी मेरी कास्ट दिल्ली यूनिट करके एक संस्था है खादर, मदनपुर खादर में, मंजू उपाध्याय उनकी मैनेजर है, मतलब करता धरता, उन्होंने मुझे जॉब दी। उनके यहाँ मैंने 1 साल जॉब की और वहाँ बच्चों के साथ एजुकेशन का काम था, तो मैं घुल मिल गई थी और बहुत सबसे अच्छा काम मैंने वहाँ किया। अच्छा। नहीं, काम तो मैंने किया मतलब सब्जी का, लेकिन वहाँ एक मेरा फर्स्ट पीरियड था ड्राइवरिंग में,
और उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की और आज तक करती हैं वो। 3 साल उनके साथ काम करते करते टैक्सी ड्राइवर में हो गया, फिर हमें लगा कि कहीं और जाना चाहिए। तो जैसे मैं सत्यमेव जयते में गई थी, आमिर खान जी के शो में आई थी, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। अच्छा। रिज़ाइन देने के बाद वहाँ पर फिर मैंने अगली कंपनी पकड़ी, जी कैब, गुड़गांव में स्टार्ट हुई थी वो न्यू, लेकिन अभी बंद हो गई वो। उसमें वहाँ पर टैक्सी में हमने काम किया। अच्छा। और नई नई तरीके की मतलब कंपनी का तजर्बा मिला हमें। फिर उसके बाद हमने के नाम है रंजीत ब्रदर ट्रैवलर्स हैं एक इधर करोल बाग में, उनकी गाड़ियाँ चलती थी मीडिया में आज तक में। 6 महीने हमने वहाँ चली, वहाँ भी किया। तो एक्सपीरियंस इकट्ठा करने का मौका मिल रहा था मुझे जगह जगह से। बहुत ही कारआमद रही आज की बातचीत और बड़ी इंस्पिरेशनल रही, मोटिवेशनल रही। काफ़ी मोटिवेट की होगी बातें आपकी वो उन लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शन्नो बेगम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप जैसी शख्सियत को हम शोकेस करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ताकि लोग उससे उसको देख के अपने अंदर के इरादे को और मजबूत करें, अपने अंदर की आग को और भड़काएं और आगे बढ़ने की ख्वाहिश उनमें बनी रहे। तो नाजरीन, ये था आज का शुमारा जिसमें हमारी मेहमान थी शन्नो बेगम, जो कि दिल्ली की पहली कमर्शियल ड्राइवर हैं। और इनकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, उन पर जो इन्होंने रोशनी डाली, उसको देख के ऐसा लगता है कि काम मुश्किल है, काम मुश्किल ज़रूर है, मगर हम सब कर सकते हैं इसको। वो लोग जो कि परेशानी से टूट जाते हैं, वो लोग जो कि मुश्किल हालात में बिखर जाते हैं, उनको ख़ुद को समेटना होगा और इरादा रखना होगा, इरादा करना होगा, मजबूत इरादा करना होगा आगे बढ़ने के लिए। दुश्वारियाँ आएंगी, मदद के लिए लोग भी आगे आएंगे और हम इसी तरह कामयाबी की मंजिलों को पार करते जाएंगे। जैसा कि हमारे अभी जो हमारी गेस्ट हैं शन्नो बेगम ने किया, ये एक नज़ीर बन गई। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमें उनको अपने स्टूडियो में बुलाया और उनसे बात की और आप तक ये मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश की कि देखिए, इरादा मजबूत होना चाहिए, खा जितनी परेशानियां आएँ, और कोई भी इंसान मेहनत से और होश से और लगन से पढ़ लिख करके ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ सकता है, खुशहाल हो सकता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है, जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है। तो इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिजवी को और हमारी टीम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।